एक ऐसी इमेज इमेजिन करते हैं जहाँ एक बहुत घना जंगल है और वहाँ ना एक बड़ा सा पेड़ खड़ा है जिसमें गुलाबी और हल्के बैंगनी रंग के फूल खिले हैं जो एकदम ट्रम्पेट यानी तुरही के आकार के हैं। हाँ, पिंक ट्रम्पेट जिसे आम भाषा में कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी पत्तियां पंख जैसी हैं और लंबी फलियां लटक रही हैं। पर सबसे खास बात यह है कि इस पेड़ की छाल और इसके फूलों से ना एक बहुत ही मीठी और मनमोहक सुगंध आ रही है, जो कि वैसे इतने बड़े पेड़ों में थोड़ा रेयर होता है। सही कहा। तो ये पेड़ है पाताला, जिसे वैसे बॉटनी की भाषा में स्टीरियोस्पर्मम स्वोवियोलेंस कहते हैं। अब दिखने में तो ये बस एक सजावटी पेड़ लगता है, कोई भी सोचेगा कि बस सुंदर है और क्या, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य छिपा है वो वाकई मेडिकल साइंस के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। एकदम सही। तो आज इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला सुगंधित पेड़ ह्यूमन बॉडी के दो बिल्कुल अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट बन सकता है। ये वाकई एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। आयुर्वेदा के एंशिएंट टेक्स्ट में इसे सुगंधा पुष्पी की उपाधि दी गई है। और ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला या महकने वाला पेड़ नहीं है। अच्छा। बल्कि ये हमारी बॉडी के दो सबसे मेन सिस्टम्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का तंत्र है और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इन दोनों पर एक साथ काम करने की अमेजिंग कैपेसिटी रखता है। और यही बात ना मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, क्योंकि अगर हम एनाटॉमी को देखें तो फेफड़े और आंतें तो बॉडी के बिल्कुल ही अलग हिस्से हैं ना। हाँ, दोनों का फंक्शन एकदम अलग है। इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे स्मार्टफोन में कोई एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आए, और वो अपडेट एक ही झटके में ना सिर्फ फोन के कैमरा का ग्लिच ठीक कर दे बल्कि बैकग्राउंड में जो बैटरी ड्रेन हो रही थी उसे भी फिक्स कर दे। वाह, क्या बात है ना। मतलब दो बिल्कुल अलग हार्डवेयर की प्रॉब्लम और दोनों एक ही कोड से ठीक हो जाए। ये पेड़ बिल्कुल वैसा ही है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है यहाँ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में होता क्या है कि अक्सर हम सिर्फ बाहरी लक्षणों को दबाने की कोशिश करते हैं। खांसी आ रही है तो कॉफ सिरप दे दिया, पेट खराब है तो माल को बांधने वाली दवा दे दी। हाँ, वो तो इमीडिएट रिलीफ के लिए सभी करते हैं। लेकिन प्रकृति का अपना एक अलग तरीका है। प्रकृति ने पताला जैसे पौधों में कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स डाले हैं जो बीमारी के बाहरी लक्षणों पर नहीं बल्कि सीधे उस रूट कॉज पर अटैक करते हैं जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इस सफर को अगर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी से शुरू करें तो ये पेड़ पूरे इंडिया में मिल जाता है, खासकर यूपी, बिहार, एमपी, बंगाल और साउथ इंडिया के गर्मी वाले जंगलों में। नेपाल में अम्मार और श्रीलंका के जंगलों में भी मिलता है वैसे ये। हाँ, लेकिन इसका जो सबसे पहला और सबसे डीप रेफरेंस है ना, वो अथर्ववेदा में मिलता है। अच्छा। अथर्ववेदा के 8वें कांड में इसे सुगंधा पुष्पी पुकारा गया है और इसे बृहत्सपंचमूला में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जड़ बताया गया है। और यहाँ बृहत्सपंचमूला के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझना जरूरी है। आयुर्वेद में एक बहुत ही फेमस और पावरफुल फॉर्मुलेशन है जिसे दशामूला कहते हैं, यानी 10 जड़ों का ग्रुप। राइट? बिल्कुल, 10 स्पेसिफिक पौधों की जड़ों का कॉम्बिनेशन। अब इस दशामूला को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है लघु पंचमूला जिसमें 5 छोटी हर्ब्स होती हैं, और दूसरा है बृहत्सपंचमूला जिसमें 5 बड़े पेड़ों की जड़ें होती हैं। ओके, तो पताला इसी बृहद पंचमूला का एक बहुत बड़ा पिलर है। एकदम। हजारों साल पहले ही एंशिएंट वैद्यास ने क्लियर कर दिया था कि इस पूरे पेड़ का हर एक हिस्सा, चाहे छाल हो, जड़ हो, फूल हो या पत्ते, सभी औषधियों गुणों का एक पावर हाउस है। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आता है। अच्छा, कैसा सवाल? मतलब जब भी किसी फूल या छाल से बहुत अच्छी खुशबू आती है तो पहली सोच तो यही जाती है ना कि इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में या कमरे को महकाने में होता होगा। हाँ, जनरल परसेप्शन तो यही है। पर दूसरी तरफ यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये वाता कपा से जुड़ी सीरियस डिजीजेस जैसे आस्थमा, पुरानी खांसी और तेज बुखार की बेस्ट दवा है। तो एक खुशबूदार फूल और उसकी सुगंधित छाल आस्थमा जैसी सीरियस सांस की बीमारी को ठीक कैसे कर सकती है? इसका रहस्य बॉटनी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी में छिपा है। आमतौर पर सुगंध को बस एक कॉस्मेटिक या मन को रिलैक्स करने वाली चीज मान लिया जाता है। हाँ, एरोमा थेरेपी की तरह। लेकिन असल में किसी पौधे की जो तेज सुगंध होती है वो उसके अंदर मौजूद पावरफुल वॉलेटाइल ऑयल्स और एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स का सीधा सिग्नल होती है। वॉलेटाइल का मतलब ही है कि ये केमिकल्स हवा के कांटेक्ट में आते ही उड़ने लगते हैं। ओहो, तो जो खुशबू हम फील कर रहे हैं
वो असल में हवा में तैरते हुए मेडिसिन के एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। बिल्कुल यही बात है। जब कोई अस्थमा का पेशेंट पाटला की सुगंधित छाल या फूलों का अर्क लेता है तो वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स बॉडी के अंदर जाकर सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नलियों की सतह पर अपना काम शुरू कर देते हैं। सीधा लंग्स के अंदर। हाँ, ये मॉलिक्यूल्स इतने माइक्रो होते हैं कि ये नलियों की गहराई तक पहुंचकर वहां की सूजन को कम करते हैं और जो बरसों से जमा हुआ कफ या बलगम होता है उसे पिघलाकर बाहर निकालते हैं। वाओ! एंशिएंट टाइम के लोगों ने बिना किसी मॉडर्न लैब के सिर्फ इस पौधे की सुगंध और इसके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही इसका केमिस्ट्री डिकोड कर लिया था। खुशबू के पीछे का ये साइंस वाकई कमाल का है। अब इस पहचान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि एंशिएंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन ऑयल्स का असर अलग-अलग बीमारियों में कैसे परीक्षण किया गया। हाँ, इसके लिए हमें आयुर्वेदा के दो सबसे बड़े बेस टेक्स्ट्स यानी चरका संहिता और अष्टांग हृदयम को देखना होगा। उन्होंने इस पर बहुत डिटेल में बात की है। हाँ, मैंने देखा कि चरका संहिता के चिकित्सा स्थान में पाताला को 5 स्पेसिफिक बीमारियों में वरम औषधि यानी बेस्ट मेडिसिन माना गया है। और ये 5 बीमारियां हैं अस्थमा, खांसी, बुखार, ग्रहणी जिसे आजकल हम IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, और अतिसारा यानी डायरिया। और अष्टांगा हृदयम भी इसी क्लिनिकल थ्योरी को आगे बढ़ाता है। वो क्लैरिफाई करता है कि ये हर्ब बॉडी में वात और कफा दोनों दोषों को एक साथ बैलेंस करती है। दोषा यानी बॉडी की बेसिक एनर्जीज। बिल्कुल, और ये डाइजेशन की आग को तेज करती है जिसे दीपन कहते हैं। साथ ही इसका नेचर बहुत हल्का यानी लघु है जिससे ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। पर यहीं पर ना वो ड्यूल स्पेशलिस्ट वाली बात सबसे बड़ा हैरानी पैदा करती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को देखें तो चेस्ट में फेफड़े हैं और पेट में आंते हैं। हाँ, दो अलग कंपार्टमेंट्स। दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स हैं। लंग्स हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और आंतें खाने से न्यूट्रिशन निकाल रही हैं। एक ही छाल इन दोनों अलग-अलग जगहों पर एक साथ कैसे काम कर सकती है? इस डुअल स्पेशलिटी का रहस्य ना बॉडी को अलग अलग ऑर्गन्स में बांट कर देखने के बजाय उसे होलिस्टिक एनर्जी और दोषों के लेंस से देखने में छिपा है। ओके। आयुर्वेद का कोर कॉन्सेप्ट है कि बॉडी 3 मेन एनर्जीज से चलती है, वाता, पित्ता और कफा। वाता बॉडी में हर तरह की मूवमेंट या गति का सिंबल है और कफा स्ट्रक्चर और मॉइस्चर यानी बलगम का सिंबल है। तो जब एक हेल्दी बॉडी में वाता और कफा बैलेंस होते हैं तो सांस भी ठीक आती है और डाइजेशन भी स्मूथ चलता है, राइट? एकदम सही। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब क्या होता है? तभी बीमारी शुरू होती है। जब वाता और कफा का यही इम्बैलेंस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है तो वाता के कारण सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और कफा के कारण वहां गाढ़ा बलगम जम जाता है। इसे हम आस्थमा कहते हैं। अच्छा, तो ये चेस्ट वाला एरर हो गया। हाँ, अब इसी इम्बैलेंस को बॉडी के लोअर पार्ट में देखते हैं। जब यही वाता और कफा गुट में यानी आंतों में जाकर बिगड़ते हैं तो वाता से आंतों की मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिससे क्रैम्प्स या ऐंठन होती है। और कफा की वजह से? कफा पाचन तंत्र को भारी कर देता है। इसी सिचुएशन को हम IBS या डायरिया कहते हैं। तो पटाला डायरेक्टली फेफड़ों या आंतों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो सीधे वाता और कफा के उस रूट कोड पर अटैक कर रहा है जो दोनों जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है। यानी प्रॉब्लम चाहे चेस्ट में हो या पेट में, उसका जो रूट कॉज है वो वाता और कफा का इम्बैलेंस, पटाला उसे शांत कर देता है। बिल्कुल। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन जब बात एक्चुअल ट्रीटमेंट की आती है तो इस दवा को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है? सुश्रुता संहिता जो सर्जरी और प्रैक्टिकल मेडिसिन की किताब है, उसने इसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस दिए हैं ना? हाँ, सुश्रुता संहिता का अप्रोच हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल रहा है। उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि पटाला के फूल कफानाशक है और बुखार में जो सिवियर बॉडी एक होता है उसमें बहुत इफेक्टिव है। और इनके कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलाज तो सच में किसी मॉडर्न फार्मेसी की तरह सेट है। जैसे अगर आस्थमा का ट्रीटमेंट करना है तो पटाला के साथ श्योनाका और पिपली का काढ़ा बनाने का फॉर्मूला है। और अगर एज़मा क्रॉनिक हो गया है यानी बहुत पुराना है तो उसमें वासा हर्ब मिला दी जाती है और लंग्स में बरसों से जमे कफ को निकालने के लिए शहद का इस्तेमाल होता है। वाह। वहीं दूसरी तरफ जब पेट का इलाज करना हो यानी IBS या डायरिया में तो इसी पटाला को बेल, सोंठ और मुस्तक के साथ मिलाया जाता है। गैस हो तो हींग डालते हैं
और ब्लड आ रहा हो तो लोधरा नाम की हर्ब मिला देते हैं। और जॉइंट पेन हो तो सोंठ और एरंड के साथ, लिवर इश्यू हो तो भूमिया मलाकी, और यूरिनरी इन्फेक्शन में इसको गोखरू के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये सच में पूरी की पूरी फार्मेसी एक ही पेड़ में समाई हुई लगती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, दवा तो पटाला ही है ना, तो क्या ये सच में अलग अलग हर्ब्स के साथ मिलकर अपना रास्ता और अपना फंक्शन बदल लेती है? जरूर बदल लेती है। पर कैसे? मतलब जब ये बाउल के साथ है तो इसे कैसे पता कि पेट की तरफ जाना है, और पिपली के साथ है तो फेफड़ों की तरफ जाना है? ये कम्युनिकेशन बॉडी में होता कैसे है? इसे मॉडर्न केमिस्ट्री में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। आयुर्वेद में यही काम सहायक जड़ी बूटियां करती हैं, जिसे अनुपाना कहते हैं। पताल अपने आप में एक बहुत ही एक्सीलेंट कैरियर और सिनर्जिस्ट है। ओके। जब इसे बाउल और मस्तक के साथ मिलाते हैं तो बाउल का जो गुण है वो इसे सीधा पाचन तंत्र की तरफ डायरेक्ट करता है, क्योंकि बाउल का काम है आंतों को बांधना। तो पताला बाउल के साथ जुड़कर आंतों तक सेफली पहुंच जाता है। हाँ, और वहां पहुंचकर अपनी मेन स्पेशलिटी यानी आंतों की सूजन और एंठन को ठीक करना शुरू कर देता है। और जब इसे पिपली के साथ मिलाया जाता है तब? देखिए, पिपली नेचर में तीखी और गर्म होती है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी के अपर पार्ट यानी चेस्ट की तरफ ट्रैवल करना। तो जब पाटाला को पिपली और शोनेका के साथ मिलाते हैं तो पिपली की तासीर पाटाला को रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ खींच लेती है। ये तो किसी गाइडेड मिसाइल जैसा लग रहा है। एकदम वैसा ही। मिसाइल का वॉरहेड पाटाला है, लेकिन उसे किस टारगेट पर जाकर ब्लास्ट होना है, इसका नेविगेशन सिस्टम उस सहायक हर्ब के हाथ में होता है। गाइडेड मिसाइल सिस्टम। ये एनालॉजी तो प्रोसेस को शीशे की तरह साफ कर देती है। पर एक चीज ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की तरह इसके यूज में भी सावधानियां हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद में डोजेज का बहुत महत्व है। अगर इसे ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो पेट खराब होने का रिस्क रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी बिना किसी एक्सपर्ट वैद्य के इसका यूज अवॉइड करना चाहिए, राइट? सही बात है। और एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अगर किसी को एस्थमा का सीवियर अटैक आया है, जिसे हम एक्यूट इमरजेंसी कहते हैं, तो उस वक्त अपनी एलोपैथिक इमरजेंसी मेडिसिन्स या इनहेलर का यूज तुरंत करना चाहिए। हाँ, हर्बल रेमेडीज स्लो और डीप एक्ट करती हैं, तो इमरजेंसी में इमीडिएट रिलीफ ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बॉडी की डीप इन्फ्लेमेशन और रूट कॉज को ठीक करने में और क्रॉनिक बीमारियों के मैनेजमेंट में मैजिक की तरह काम करती हैं। लेकिन ब्लॉक सांस नली खोलने के लिए फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स जरूरी हैं। दोनों का अपना अलग महत्व है। अब क्योंकि हमने मॉडर्न साइंस और लैब मेडिसिन का जिक्र कर ही लिया है, तो इस एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी मॉलिक्यूल्स के साइंस से देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। हाँ, इस पर अब काफी मॉडर्न रिसर्च हो चुकी है। तो अथर्ववेदस से लेकर सुश्रुता तक के जो क्लेम्स थे, क्या आज की लैब और माइक्रोस्कोप्स ने उन पर अपनी सील लगाई है? 100% लगाइए। मॉडर्न लैब्स में जब इस पर डीप रिसर्च हुई तो एंशिएंट दावे अक्सरशा सच निकले। साइंटिस्ट ने पाताला के एक्सट्रैक्ट को ब्रेक करके उसमें से ऐसे स्पेसिफिक केमिकल मॉलिक्यूल्स निकाले जिनका इफेक्ट देखकर आज के डॉक्टर्स भी हैरान हैं। उन मॉलिक्यूल्स के नाम क्या है? इसमें सबसे बड़ा और पावरफुल नाम है स्क्रोफ्युलारिन। ये बेसिकली एक इरिडॉइड ग्लाइकोसाइड है। स्क्रोफ्युलारिन, ओके। और ये क्या करता है? रिसर्च शो करती है कि ये एक लाजवाब एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, पर इसका जो सबसे तगड़ा एक्शन है वो है एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करना। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट मतलब ये इंटरनल मसल्स को शांत करता है? हाँ, और यही वजह है कि ये आईबीएस में आंतों की अनकंट्रोल्ड ऐंठन को रोकता है, जो पेशेंट्स के लिए सबसे पेनफुल होती है। और क्या सिर्फ स्क्रोफ्युलारिन ही है इसमें? नहीं, इसमें बाइकलिन नाम का एक फ्लावोनोन भी हेवीली प्रेजेंट होता है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी में बाइकलिन को एक बहुत ही पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर माना गया है। ब्रोंकोडायलेटर यानी जो ब्रोंक्यूल्स को ओपन करे? एकदम सही। एस्थमा में जो सांस की नलियां ब्लॉक हो जाती हैं, ये उन्हें फिजिकल लेवल पर चौड़ा कर देता है। और इतना ही नहीं, ये हमारे मास्ट सेल्स को भी स्टेबलाइज करता है। वेट, मास्ट सेल्स क्या होते हैं? मास्ट सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जब बॉडी किसी एलर्जी वाले फैक्टर जैसे धूल, धुआं या पोलन के कांटेक्ट में आती है, तो ये सेल्स फट जाते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिससे सडनली एस्थमा का अटैक आता है और स्वेलिंग बढ़ जाती है। हाँ, तो बैकोलाइन मास्ट सेल्स की दीवार को इतना मजबूत कर देता है कि वो इजीली फटे ही नहीं और एलर्जी वाला रिएक्शन वहीं रुक जाए। और इसके अलावा इसमें डैनिटिन नाम का एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड भी है, जो डायरेक्ट इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है। एक सेकंड,
यहाँ ना मुझे अब एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट फील हो रहा है। अच्छा, क्या कनेक्ट किया आपने? अभी कुछ देर पहले हमने स्क्रोफुलैरिन की बात की, जो एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बेसिक बायोलॉजी को सोचें, तो हमारी आंतें, जहां हमारा आईबीएस वाला डाइजेशन चल रहा है, और हमारी सांस की नलियां, जहां एस्थमा का अटैक आता है, ये दोनों ही ऑर्गन्स बॉडी में स्मूथ मसल से बने होते हैं। क्या बात है! यही वो सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर कड़ी है जो इस एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न साइंस के गैप को भर देती है। वो इसलिए नहीं कि पताला किसी मैजिक से बॉडी में दोनों ऑर्गन्स को ढूंढ लेता है, एकदम सही जा रही हैं आप। बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीधे तौर पर दोनों जगहों पर मौजूद एक ही तरह के टिश्यूज यानी अनस्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का सिग्नल भेजता है। ये लिटरली एक सॉफ्टवेयर कोड जैसा है जो लंग्स में भी परफेक्टली रन कर रहा है और आंतों में भी। बिल्कुल ठीक पकड़ा। जब स्मूथ मसल्स हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, तभी फेफड़ों में नलियां सिकुड़ने से अस्थमा का अटैक आता है और आंतों में लगातार मरोड़ उठने से आईबीएस बनता है। जब पताला बॉडी में जाता है तो उसका स्क्रोफ्युलरिन सीधा स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर से बाइंड होकर उन्हें शांत कर देता है। हजारों साल पहले बिना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या मॉडर्न बायोलॉजी की थ्योरी के सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करके इस केमिस्ट्री को समझ लेना, ये वाकई किसी मैजिक से कम नहीं है। और लैब्स ने यह भी प्रूव किया है कि इसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज को ब्लॉक करने की पावर है, जिससे ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। प्लस इसमें लिवर के सेल्स को बचाने वाला हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण भी है। यही वजह होगी कि WHO जैसी बड़ी ग्लोबल बॉडीज ने भी अब ऐसी ट्रेडिशनल और प्रूवन मेडिसिन्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। हाँ, क्योंकि दशमूला का काढ़ा कोई आम किचन का नुस्खा नहीं है। ये एक हेवीली रिसर्च फॉर्मूला था जो बॉडी के इंटरनल स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, मसल्स की ऐंठन को टारगेट करता है और न्यूरोलॉजिकल सिंक को बेटर करता है। तो आज के इस डीप डाइव का अगर हम एक क्लियर कंक्लूजन निकालें, तो पताला सिर्फ एक ब्यूटीफुल और फ्रेग्रेंट पेड़ नहीं है। ये अथर्ववेदा की सुगंधा पुष्पी है। ये बृहद पंचमूला का एक अहम पिलर है। बिल्कुल। ये प्रैक्टिकली नेचर का वो ड्यूअल स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो एस्थमा और आईबीएस जैसी दो अलग-अलग सीरियस हेल्थ कंडीशंस को एक ही रूट से ठीक करता है। और जिसे चरका ने वरम औषधि कहा था, आज की मॉडर्न फार्माकोलॉजी ने उसे स्क्रोफुलानिन और बाइकालेन जैसे मॉलिक्यूल्स के रूप में दुनिया के सामने रखा है। इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है जो लिसनर के लिए एक अच्छा टेक अवे हो सकता है। हाँ बताइए। आजकल ना मॉडर्न मेडिकल फील्ड में हम सब चीजों को बहुत कॉम्पार्टमेंटलाइज करके देखते हैं। पेट में दिक्कत है तो सीधा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फेफड़ों में इन्फेक्शन है तो सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करेंगे। हाँ, बॉडी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है, राइट। एक लिमिट तक ये जरूरी भी है ताकि स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी हो सके, लेकिन पाताला जैसे पेड़ हमें याद दिलाते हैं कि नेचर हमारी बॉडी को ऐसे अलग अलग डिब्बों या साइलोज में नहीं देखती। नेचर के हिसाब से ये एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। एकदम सही बात है। अगर एक साधारण पौधे का एक मॉलिक्यूल चेस्ट के फेफड़ों और पेट की आंतों की सेम बायोलॉजिकल भाषा समझ सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है, तो शायद हमें भी बीमारियों को अलग अलग ट्रीट करने के बजाय बॉडी के इस पूरे इंटरनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेडनेस को सीरियसली लेने की जरूरत है। फ्यूचर में कभी भी आपके आसपास किसी रास्ते पर चलते हुए कोई बड़ा सुंदर और महकने वाला फूल दिखे, तो एक मोमेंट रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता उस पेड़ के अंदर नेचर की कितनी बड़ी फार्मेसी छुपी हुई हो।